अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं विशाल शाकिर और मियां साहब के साथ कंटिन्यू करेंगे अपनी पाकिस्तान पीनल कोड की सीरीज़ को। यूजली जब हम पाकिस्तान पीनल कोड की बात करते हैं तो इट्स अ वेरी निगलेक्टेड सब्जेक्ट, क्योंकि अमूमन लॉ कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में इसको ट्रांसलेट करके पढ़ा दिया जाता है। बट मियां साहब ने एक इनिशिएटिव लिया कि इस सब्सटेंटिव लॉ को तरीके से पढ़ाया जाए कि पाकिस्तान पीनल कोड पढ़ना किस तरीके से है। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और मियां साहब के साथ आज इलेबोरेटिव और डिस्कशन फॉर्म के अंदर जानेंगे कि पाकिस्तान पीनल कोड को पढ़ते किस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम। बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज रही हमारी लास्ट पाकिस्तान पीनल कोड की। आप भी पढ़ाते रहे, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, और बट वी हैव ऑब्जर्व सो फार इन माय लिटिल अंडरस्टैंडिंग और इन एक्सपीरियंस कि यूजली जो टीचर्स हैं पाकिस्तान पीनल कोड को एक मिडिल चाइल्ड की तरह ट्रीट करते हैं, जिसकी ज़्यादा कोई औकात नहीं होती, वो उसकी एग्जिस्टेंस से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बट वट आई हैव ऑब्जर्व अंडर योर प्यूपिलेज कि आप इसको बड़ा सप्लीमेंट करते हैं, बड़ी अंडरस्टैंडिंग देते हैं इस चीज़ को। एंड वट यू हैव टॉट मी सो फार कि इसको जब भी हम खोलते हैं कुछ नया सीखने को मिल जाता है, सेम सेक्शन को जिसको हमने 10 दफ़ा पहले ही पढ़ा होता है। तो हाउ वुड यू टीच आवर व्यूअर्स के पाकिस्तान पीनल कोड पढ़ना किस तरीके से चाहिए? Vishal, I'm in no capacity to teach someone. I can give you my view that and how I understand this law. I still remember when I was back in law college. Initially, आपको जब 3 साल की लॉ डिग्री थी तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया जाता था, और उसके बाद थर्ड ईयर में प्रोसीजरल सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। वो कहते हैं कौन जीता है तेरे जुल्फ के असीर होने तक, किसको याद रहा पार्ट 1 में क्या पढ़ा, और गाइड कल्चर वॉज प्रिवेलेंट बैक देन, और जिसकी वजह से कभी उसको देखा नहीं। हाउएवर व्हाट आई कैन से इज कि whenever you are studying any law, be that may it's Pakistan Penal Code, CRPC, CPC, you need to fall in love with that subject, because otherwise you will be a good translator to that law, you can be a good understander of that law, but my view of dealing these law is altogether different. For instance, when I was back in law college, so they used to say that the PPC deals with offences against person, offences against property, offences against religion, offences against state. I never looked the PPC with that perspective. I always took it as substantive law. The question comes, what is substantive law? But before explaining substantive law, the question comes, and every young lawyer, because my content is for those people who are जिनको भी साल हुआ है, 2 साल हुए हैं इस प्रोफेशन के अंदर. The game starts from the understanding of the right. What is right? Right is an entitlement recognized by law. If something is not recognized by law, you cannot claim it as a right. Okay, fair enough. Then comes the other portion कि criminal administration of justice के अंदर इन्होंने 3 किस्म के laws के अंदर इसको dissect किया हुआ. You have substantive law, you have procedural law, you have adjective law. I have done a lot with reference to adjective law. We will discuss procedural law in some other series when we make a series on CRPC. But coming back to substantive law, for me, substantive law is a law which talks about your rights, duties, obligations and liabilities. इन्हीं के इर्द गिर्द swirl around करता है आपका substantive law. So Lord Macaulay ने जब इस पाकिस्तान penal code को लिखा तो he never dissected, bifurcated the law into those, compartmentalization के offenses against person, state. Every offense is against a state. Yes. So why to make a dissection between offenses against person a state? and property. अगर मैं चोरी कर लूँगा that is offense against property. अगर मैं आपको hurt दे दूँगा that will be offense against the person. ठीक है, अगर मैं को रिलीजन के खिलाफ कोई बात कर दूंगा तो दैट विल बी ऑफेंस अगेंस्ट. आई सी इट ऑल टुगेदर डिफरेंट वे. हाउ आई डाइसेक्ट पाकिस्तान पीनल कोड, एंड दैट्स माय व्यू ऑफ डीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विद द पाकिस्तान पीनल कोड इज, one are the defining sections and the other ones are the penalty sections. As a lawyer, be that may you are the defense counsel or the counsel for the complainant or you're a prosecutor, penalty section is not your ball game. You don't have to go there, because that section solely wholly deals with the powers of the court when it comes to quantum of sentence. कि death देनी है, life देनी है, imprisonment देनी है, 10 साल देनी है, 4 साल देनी है. However, indirectly penalty section is linked to your
डिफाइनिंग सेक्शन. सो डिफाइनिंग सेक्शंस को समझना बहुत जरूरी है, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी है. बहुत सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, अक्सर जजमेंट में यू विल सी विशाल, दे विल से कि जी चेक डिफाइंड नहीं है पीपीसी के अंदर. देन व्हाट इज अ चेक? You need to go back to Negotiable Instrument Act to understand what is negotiable instrument, yes. to understand the details of a check. So इसी तरह बहुत सारे sections के अंदर, जो defining sections के अंदर main operative portions of law हैं, वो defined नहीं है पाकिस्तान penal code के अंदर. You seek a guidance from the case laws, you seek a guidance from the Black Law Dictionary, you seek a guidance from the Oxford Dictionary, but the most important skill which you need to master is understanding the defining sections. मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, और वो कत्ल वाली एग्जांपल याद होगा आपको, नॉलेज वाली बात कि मुझे ये बात समझ नहीं आती एज अ लॉयर कि अगर मैं पेनल्टी सेक्शन 302 को देखूं तो वो 3 सजाओं की बात करता है. पहली में डेथ देता है किसास में, और दूसरा मेरा यहां पे डिबेट का डोमेन है, दैट इज डेथ एंड लाइफ. नो, एज अ लॉयर अगर मैं ऑर्डिनरी बंदा होऊंगा तो मैं कहूंगा जी 2 सजाएं हैं 302B के अंदर, एक डेथ है और लाइफ. बट एज एन इंक्विजिटिव माइंड, एज अ क्यूरियोसिटी पर्सन, कि मुझे आई हैव अ क्यूरियोसिटी कि लेजिस्लेचर ने 302B में 2 सजाएं क्यों दी, एंड आई विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड until and unless I resort back to the defining section. And you see a dissection of that. और जब डिफाइनिंग सेक्शन की बात करते हैं तो आपको लॉ की स्कीम का, आपको उसकी फिनोलॉजी का, आपको उसकी पंक्चुएशन का, एक एक कॉमे का मतलब पता होना चाहिए कि लेजिस्लेचर ने 300 के अंदर इंटेंशन को अलहदा रखा, कॉमा देके नॉलेज को अलहदा रखा. Why? That's the question. And when you go back to Zaid Rahman judgment and so forth, you will understand many things. इसी तरह मैं एक एग्जांपल, I just give you an example. एग्जांपल ये है कि if you are lying dead here, और if मैं देखूंगा यार ये तो बंदा मरा हुआ इधर पड़ा हुआ है, तो मैं इसकी घड़ी बड़ी जबरदस्त रोलेक्स की इसने घड़ी पहनी हुई है, हुब्लॉट की पहनी हुई है, मैं इसकी घड़ी क्यों ना चोरी कर लूं? You and your obsession with the watches. Yes. So मैं क्या करूंगा, मैं विशाल साहब की घड़ी उतारी, अपने हाथ में पहनी और निकल गया. What have I done? Theft. A normal, conventional, normal thinking mind would say it's a theft. It is not. In Pakistan Penal Code, such a scenario is catered in an altogether different section of Pakistan Penal Code, whereby you make a mischief from a deceased मरे हुए बंदे से वो आप उसकी चीज लेके जाते हैं. इसी तरह यानी हमने पिछला जो पाकिस्तान पीनल कोड पे किया था, दैट वाज विद रेफरेंस टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फाइनेंशियल क्राइम. आज उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक और फाइनेंशियल क्राइम को कैटर करते हैं, दैट इज सेक्शन 489F. हर दूसरा बंदा टिकटों की तरह चेक बांट रहा है, हर दूसरा सोशल मीडिया लॉ गुरु जो है वो कह रहा है जी पर्चे कराओ, विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ द लेजिस्लेचर हैज पोस्टुलेटेड, क्राफ्टेड, incorporated, envisaged the ingredients in section 489F. विशाल ने मुझे चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, पर्चा करा दो. Is it that simple? The answer is bloody no. You need to see what section 489F says. It talks about whoever dishonestly, as a lawyer, as an inquisitive mind, me and Vishal would stuck to this point. Whoever. And dishonestly? What is meant by dishonestly? We need to go back to Pakistan Penal Code defining section. Does it define dishonestly? Does it define wrongful gain, wrongful loss? How you have to jot down a connection between dishonestly, whoever, wrongful gain, wrongful loss. That's the first hurdle you cross in section 489F. Whoever dishonestly issues a check. Now it is talking about some negotiable instrument. And you need to go back to Negotiable Instrument Act to see what is check, what is the, how the check is drafted, what is a cross check, what is a self check. When I am saying a self check, it has a very important connection with section 489F. Yes. For instance, I write down a check and says
जहां पे लिखा होता है इसका बेरर कौन है, सेल्फ और Cash, कैश, yeah. एंड इट गॉट डिसऑनर्ड, कैन FIR बी लॉन्च अगेंस्ट मी? Practically yes, legally Practically no. yes, and legally no. No. A self check or a cash check, whoever dishonestly issues a check, oh bhai, I am issuing this bloody check to myself, then how it can be dishonored? How a FIR can be lodged? So that is another aspect. इसके ऊपर 2-3 जजमेंट्स हैं. जस्टिस शानगुल साहब की एक जजमेंट है, और अगर बैक देन मैं अपने करियर के इनिशियल स्टेज फेजेस में जाऊं तो एक जस्टिस इफ्तिखार हुसैन हुआ करते हैं, उनका बेटा हमाद इफ्तिखार इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग लॉयर. उनकी बड़ी कमाल की जजमेंट है इसके ऊपर, और उसमें बाबर वहीद साहब लॉयर थे, और वो कैश के ऊपर ही उन्होंने लिखी है, सेल्फ के ऊपर लिखी है, एंड ही गेव अ वेरी अथॉरिटेटिव रीजनिंग इन दैट रिगार्ड. अ पर्सन इज इशूइंग अ चेक टू हिमसेल्फ. Who are you? You are not whoever. Because if you have to see this section in isolation, then it's fine. But that isolation is not fulfilled until unless you go further and read what section says. That section says whoever dishonestly issues a check. Now here comes the stipulation. Here comes the ingredient. Here comes the requirement. Here comes those sine qua non for lodging of the FIR. That is against the repayment of loan or fulfillment of any obligations. I have not taken any loan from Vishal. How can he lodge an FIR? The counter question comes, sir, presumption of innocence is baat ko, he has my check. That issuance of check can be into some other transaction, not as a loan, not as a fulfillment of any obligation. Now हमारे यहाँ जब भी आप 489F की FIRs को देखेंगे, बहुत ज्यादा बॉल गेम लोन की नहीं है, फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन की है. आपने घर लिया, घर के अगेंस्ट आपने उसकी पेमेंट की, चेक बाउंस हो गया. आपने कारोबार किया, कारोबार के एवज आपने कुछ नहीं दिया, चेक दिया था वो बाउंस हो गया. आपने उधार लिया था, चेक दिया, वो बाउंस हो गया. सो द मेन डोमेन रिमेन्स रेस्ट देयर, obligation, and so on and so forth. Obligation is such a panoramic subject that in fact, as a lawyer, if you write down the FIR, if you write down the version of the complainant, you can bring, Vishal, anything into it. Yes. What constitutes an obligation? It depends upon the drafter, it depends upon the aggrieved person, what he's bringing into that. और जो पुलिस वाले करते हैं अमूमन वो लोन डाल देते हैं, जबकि लोन की कोई प्रोविजन होती नहीं, और कोर्ट्स भी ऑब्जर्व करती हैं 5-5 करोड़ रुपए का लोन कौन देता है किसी को. अब उसके अंदर एक और अच्छा, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जो है ना इस रिगार्ड के अंदर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज, अब मैं आपको एक जजमेंट कोट करता हूँ. अभी रिसेंटली तकरीबन आज से साल पहले एक जजमेंट आई है, 2024 SCMR 1596 जजमेंट, लार्जर बेंच जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की. उन्होंने इसी डिबेट के ऊपर इसको पूरे के पूरे लॉ को एवेल्युएट किया, और वो कहते हैं कि देखो 489F की FIR करवाने के लिए जरूरी ये बात है कि आपका चेक की इशुएंस होनी चाहिए, वो किसी लोन की मद में या ऑब्लिगेशन की मद में होनी चाहिए, और वो चेक बाउंस हो जाए. ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसके बाद 489F लॉज होता है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मैंने एक अपील अभी आर्ग्यू की, हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस नहीं सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, मंजूर मलिक नहीं नजफी साहब अली बाकर नजफी साहब के पास एक मैंने अपील आर्ग्यू की. हुआ क्या था, एक भाई ने अपने भाई का अपनी लाइबिलिटी के अगेंस्ट कैश का चेक दे दिया. अब वो यानी ट्रांजैक्शन क्या थी कि भाई ने चेक दिया अपने भाई को कि ये जो महीने का सामान वगैरह आना है, ये सामान वगैरह तुम ले आना, और इसके बाद बाकी पैसे मुझे ला देना, मैंने घर की पेमेंट्स वगैरह करनी है. तकरीबन 6-7 लाख रुपए का चेक था. उस भाई साहब ने क्या किया, वो चेक जो है वो आगे से जिसको वो अपनी लाइबिलिटी ओन करता था, कोई लोन ओन करता था, कारोबारी लेन देन था, उसकी मद में उसको चेक दिया, चेक बाउंस करवा दिया. अब उस बंदे को क्रेडिट जाता है उसकी अकल को कि उसने मेरे खिलाफ FIR नहीं करवाई, उसने FIR करवाई उस बंदे के खिलाफ जिसका चेक था, जिनका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं. विशाल जी ट्रस्ट मी, FIR हुई कैश के चेक के ऊपर, बाय नेम चेक नहीं था, कैश के चेक के ऊपर FIR हुई. उसका पूरा का पूरा यानी बेल के प्रोसीजर को 4-5 महीने बेल के अंदर लगे. आई वॉज नॉट दी काउंसिल, आई डिड नॉट
conducted the trial. मेरे पास वो appellate stage में है. Subsequently he was bailed out. जब फाइनल जजमेंट आती है, एविडेंस के अंदर इस्टेब्लिश हो गया कि भाई ने चेक दिया था, उसके बाद इनकी आपस में कोई कारोबारी लेन देन नहीं है, कोई डायरेक्ट नेक्सस नहीं है, कंप्लेनेंट अलेज करता था कि ये जो लेदर की टेंडरी है ये सारे मिलके भाई कारोबार करते हैं, जबकि वो कारोबार नहीं करता था. सारी एविडेंस के अंदर इस्टेब्लिश हुआ, कन्फ्रंट करवाया गवाहों को लॉयर ने और ये सारा कुछ. ट्रायल कोर्ट ने उनको 3 साल सजा दे दी, मैक्सिमम पनिशमेंट. उसके बाद उस बंदे की हमने सस्पेंशन मूव की, सस्पेंड हो गया वो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने उसकी सजा सस्पेंड की थी. उसके बाद जब उसकी अपील फिक्स हुई और अपील के अंदर जब हमने एविडेंस पढ़ी अली बाकर नजफी साहब के पास, तो उन्होंने कहा यार कि क्या किया है इन्होंने. आई मीन देयर इज नो ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 पर्सन, देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल दैट ही ओड सम लोन टू हिम. There is no direct evidence which could have been established कि जी इसका कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कोई ऑब्लिगेशन थी, कोई लायबिलिटी. ये ट्रायल कोर्ट गेव द फुल डोज पनिशमेंट. उन्होंने बाइज्जत बरी किया अपील के अंदर उसको. सो मीनिंग देयर बाय, जिस तरह आपने कहा ना कैश के चेक के ऊपर 2 जजमेंट्स मैंने आपको दी है, बल्कि जस्टिस शानगुल साहब इसके बारे में ये कहते हैं कि अगर आपने कैश का चेक दे दिया है तो उसके साथ कोई कोरस्पोंडिंग लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो इस बात को इंडोर्स करता हो कि जो कैश का चेक दिया उसका नंबर जिक्र है वो किसी लोन की अंदर वो चेक दिया गया या लायबिलिटी के अगेंस्ट है. फिर आपको एक पाइल ऑफ जजमेंट्स मिलेगी विशाल, विच टॉक्स अबाउट कि गारंटी चेक के ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो सकती. पाइल, और यहां आप एफआईआर में पढ़ के देख लो, उसके अंदर बतौर गारंटी लिखा होता है और एफआईआर पुलिस वालों ने दी होती है. सो ज्यादा जो यहां पे फोकस होना चाहिए ना, अगेन जिस तरह मैंने बात की है कि आपको मुकदमा साबित करने के लिए इन इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करना है और आपको एज अ डिफेंस काउंसिल डिस्कार्ड करने के लिए इन इंग्रेडिएंट्स को तोड़ना है कि सॉरी, I did not had any loan with that person. I do not own any obligation or liability towards any transaction for which this FIR has been lodged. So this FIR is totally false and you will see. बल्कि मैं वीडियो के एंड के ऊपर एक जजमेंट लगा दूंगा, बहुत कमाल की जजमेंट. जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने इसके ऊपर प्री रेस्ट तकरीबन 1.5-2 फराज शाह साहब उसमें लॉयर थे, 1.5-2 करोड़ रुपए की वो प्री रेस्ट उन्होंने कंफर्म की दिया. हमारे यहाँ नीचे एक पॉलिसी बनी हुई है, मैजिस्ट्रेट ने 5 साल से ऊपर की प्री रेस्ट नहीं लेनी, सेशन कोर्ट ने 10 साल से ऊपर की नहीं लेनी, और हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर द कोर्ट्स जहां पे हम जैसे नालायक लॉयर्स को उन ऑनरेबल जजेस के सामने खेलने का मौका मिलता है, सबमिट करने का मौका मिलता है, आर्ग्यू करने का मौका मिलता है, और तमाम की तमाम एविडेंस को यानी तमाम की तमाम जो उस वक्त तक की कलेक्टेड शहादत है उसको डिस्कस करते हुए आपकी प्री रेस्टें भी कंफर्म होती हैं, आपकी आफ्टर रेस्टें भी कंफर्म होती हैं, और सो ऑन एंड सो फोर्थ. आपकी अपील के अंदर भी आपको अप्रिशिएट किया जाता है. बट कमिंग बैक टू दिस सेक्शन विच इज विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल क्राइम, 489F का जितना मिसयूज और एब्यूज प्रेवेलेंट है हमारे यहाँ, सबऑर्डिनेट जुडिशरी को भी और पुलिस को भी खुदा का वास्ता है कि ये जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट से आती हैं, एक जजमेंट मैंने कोट कर दी है और बहुत सारी मैं और भी कोट कर दूंगा, ये अदालत का काम है. हमारे यहां अगर आप देखो इंडिया के अंदर विशाल जो लॉ ऑफ बेल है ना, अगर इंडियन कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए तो दे आर वेरी रिजिड. हमारे यहां बहुत लैक्स है जो लॉ ऑफ बेल है, यानी समटाइम्स आपने डायरेक्ट फायर भी किए हो लेकिन ऐसे एक्सटेन्यूएटिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं कि आपकी बेल वगैरह भी हो जाती है. तो हमारे यहाँ मैं बल्कि ना यहाँ पे इस वीडियो के तवस्सुत से एक बात करूंगा कि प्लीज फॉर गॉड सेक हमारी जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहिबा है, हर लेडीशिप आलिया नीलम साहिबा, उनको एक फुल लार्जर बेंच बना के गुड क्वांटिटी के ऊपर लॉ ऑफ बेल को वंस एंड फॉर ऑल सेटल करना चाहिए फॉर दी सबऑर्डिनेट जुडिशरी इन पंजाब कि ये गाइडलाइंस है. क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा लोड, वर्कलोड, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप किसी फौजदारी कोर्ट में हाई कोर्ट के अंदर चले जाओ, आपको बेल, हेबियस, 22A, ये सारा चीजें मिलेंगी. जो लाइफ इम्प्रिजन वाले मुल्जमान है ना वो रुलने लगे हुए हैं. यानी अभी हम एक और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे मर्डर रेफरेंस में, उसमें मैं आगे आपको बताऊंगा कि उधर फिर भी काम स्पीड 2022 की अपीलें चल रही हैं, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले जो है ना वो बहुत सफर कर रहे हैं. सो एक ऐसी गाइडलाइन जरूर आनी चाहिए सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए कि ये गाइडलाइंस है, इन सर्कमस्टांसेस में आपका केस फॉल करता हो
तो आपको नीचे रिलीफ देना चाहिए। आप जितना मर्जी अच्छा आर्ग्यू कर लो नीचे, वो ऐसे शहजादे बैठे हुए हैं नीचे, उन्होंने एक लाइन लिखनी है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस केस डू नॉट अट्रैक्ट टू द जजमेंट रेफर्ड एंड सो ऑन, सो इट्स टोटली डिफरेंट और bail dismiss. नजर में if I have to see 489F, so I will go back to that issuance of check, repayment of loan और fulfillment of obligation. अच्छा सर, अभी जैसे अपने गारंटी चेक के बारे में बात की, एंड देयर आर मेनी लीगल गुरुज आउट देयर ऑन द टिकटॉक एज वेल हु सेज दैट वंस यू हैव रिटन द गारंटी चेक ओवर द चेक, अब आपकी सारी लाइबिलिटीज खत्म हो गई हैं, अब आप पे ना तो कोई पर्चा होगा ना कोई कार्रवाई होगी। इस बात में कितनी सदाकत है? नहीं विशाल, देखो चलो, let me give you an appropriate answer with reference to the law. Law says whoever dishonestly issues a check against repayment of loan or fulfillment an obligation. Now it depends upon the obligation, what kind of obligation it is. For sake of argument, मैंने विशाल से ये पेन खरीदे और आई ओड द मनी टू विशाल कि जी ये पेन लिए मैंने, अब इसको 25 लाख रुपए वापस देने। उस 25 लाख रुपए के लिए मैंने चेक इशू कर दिया। ऑन अ गिवन डेट चेक गॉट बाउंस्ड, यू अप्रोच्ड मी एंड यू सेड कि जी आपने मेरे 25 लाख रुपए देने थे, मेरे से पेन लिए, ये आपका चेक बाउंस हो गया। मैं कहता हूँ जाओ जो करना है कर लो। तो आप कहते हो कि नहीं मैं FIR करवा दूंगा। अच्छा, मैं बीच में जो है ना मोहम्मद को शामिल करता हूँ, यार तुम्हारी मेहरबानी हमारी बीच में बैठ के सेटलमेंट कराओ, अभी काम मंदा पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर रही है, तो तुम्हारी मेहरबानी जो है ना वो मैं इसको कुछ अरसे तक दे दूंगा, टाइम ले दो। मोहम्मद आता है विशाल के पास और कहता है यार तेरी मेहरबानी, तू इस तरह कर, मेरे साथ उसने वादा किया 1 महीने में तुझे चेक दे दूंगा, तो पेमेंट दे दूंगा। टिल दैट टाइम, फॉर योर सेटिस्फैक्शन, आई डू नॉट ओन दैट ऑब्लिगेशन, I do not own that liability, but since I am a little respectable for both of you, तो मेरा चेक रख ले as a guarantee. तो अगर वो उसने ना दिए तेरे पैसे, तो फिर I will force him to pay your amount. So उस सिनेरियो में given 1 साल गुजर गया, वो पेमेंट नहीं दी आपने। Now in that scenario, now this is the shady area. कि जो कंप्लेनेंट है वो FIR को जब चॉक डाउन करेगा, ड्राफ्ट करवाएगा, वो ये लिखेगा चूंकि अली हैदर ने मेरी पेमेंट देनी थी, उसने मेरी पेमेंट नहीं दी, उसने मोहम्मद को बीच में शामिल किया और मोहम्मद ने कहा यार इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं देता हूं इसको। नाउ दिस इज अ फैक्चुअल कंट्रोवर्सी जो ट्रायल पे जाके एग्जैक्टली। सो बेल स्टेज पे कोर्ट विल बी ऑब्लिवियस ऑफ द फैक्ट कि जी भाई तुम्हारा चेक उसके पास गया बाय नेम और कोई गारंटी, कोई अश्योरेंस, कोई ऐसा लफ्ज भी नहीं लिखा हुआ तुम्हारे चेक के पीछे और तुमने उसे दे दिया। दैट मीन्स प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ इज अटैच्ड टू दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सो आई मस्ट अर्ज टू दिस फैक्ट, whenever a person gives a guarantee check, either you write an agreement to that fact or you write a guarantee behind that check so that the person cannot misuse or abuse your negotiable instrument. तो सर अच्छा, लेट्स फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, एक इंसान ने किसी के भी पैसे देने हैं, उधार देना है और उसने चेक देना है, लेकिन हमारी वीडियो पहले देख लेता है, अब वो करता ही है कि उस पर गारंटी भी लिख के दे देता है। तो आर्ट वी प्रोवाइडिंग हिम अ वे टू एस्केप द लीगल कोर्स, और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होने के बावजूद अगला लिख रहा है कि मेरी ये गारंटी के तौर पर चेक ले लो और कल को बच जाएगा वो। अच्छा विशाल, for a fact I would say that we are not misleading anyone. Yes. We are narrating what the law says, what the honorable superior courts have held in multiple judgments, number 1. Number 2, जो आपने ये बात की है ना, देखो बहुत सारी चीजें चेक पे लिख देना काफी नहीं होता, एक अदालत के पास पैमाना तफ्तीश को अवेल्युएट करने का भी है। सो अगर कोई चीज एडवर्स या अदर वे अराउंड तफ्तीश में आ जाए तो कोर्ट्स डू टेक इन्फ्रेंस फ्रॉम दैट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, अभी अगेन आई एम टेलिंग यू कि एक मैंने अपील कंटेस्ट की, वो जजमेंट आ गई हुई उसके ऊपर, जिसके ऊपर ट्रायल कोर्ट ने कैश के चेक के ऊपर फुल डोज पनिशमेंट दे दी, बट वी गॉट रिलीफ फ्रॉम द अपीलेट कोर्ट जहां पे वो उसको बाइज्जत बरी किया गया। सो वो बहुत सारी चीजें जो आपकी तफ्तीश भी चीजें अनरिवील करती है। अब हर पुलिस ऑफिसर डंडी तो नहीं मारता, कुछ ईमानदार ऑफिसर्स भी होते हैं। सो इन दैट सर्कमस्टांसेस तफ्तीश के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बट इन ऑल इवेंचुअलिटीज कि आपकी तफ्तीश भी सही नहीं हुई, आपका ये सब कुछ भी नहीं हुआ। एक बात याद रखना विशाल, ये जो विटनेस बॉक्स है ना, इस विटनेस बॉक्स में किसी मुझ जैसे सो कॉल्ड प्रोक्लेम्ड फन्ने खां को भी खड़ा करोगे ना, तो
अल्लाह ताला ने डिजाइन ही मॉडल इस तरह का किया हुआ, सच निकलना शुरू हो जाता है जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। डिपेंडिंग के क्रॉस कर कौन जो भी कर रहा हो वो निकल आता है। सो वो उस सूरत हाल के लिए थिंग्स कम ऑन द रिकॉर्ड। बट अगेन ये फैक्चुअल चीजें हैं और फैक्चुअल चीजें ऊपर नीचे हो जाया करती हैं, बट सूनर और लेटर थिंग्स कम ऑन द सर्फेस, अदालत गेट्स टू नो दैट। यानी मैं आपको एक एग्जांपल जाती केस की दे रहा हूं कि मुझे 3 साल सजा हुई थी, लेसर पनिशमेंट होने की वजह से मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने टक करती उसकी सस्पेंड कर दी कि अपील फिक्स होगी। और ये बात मैं बता रहा हूँ 2017-18 की, और 2025 के अंदर बारी आई अपील की और अपील हमारी वो एडमिट हो गई। सो आई नो उस बंदे को एगनी फेस करना पड़ी, बट रिकॉम्पनसेशन उसके पास भी अवेलेबल है जो हमारे यहाँ नहीं करते। अच्छा सर, लास्टली चूंकि हम पीपीसी के कह रहे हैं और सेक्शन इंग्रेडिएंट डायसेक्शन कह रहे हैं, now you rarely go for trials unless or until a person is filthy rich to afford you. ट्रायल की हद तक पीपीसी को समझना और इंग्रेडिएंट्स को समझना कितना इम्पोर्टेंट? बहुत इम्पोर्टेंट है विशाल। मैं आपको बताऊं कि आप एज अ यंग अटर्नी, ऑनेस्टली आई मस्ट से दैट इफ यू हैव टू ईट, स्लीप, ड्रिंक पीपीसी, सीआरपीसी एंड कानून शहादत, वन शुड डू इट। क्योंकि ये तीनों लॉज इन सप्लीमेंट टू ईच अदर पैरेलल ऑपरेट कर रहे होते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ऑफेंस डिफाइनिंग सेक्शन, पेनल्टी को छोड़ दें, उस पर नहीं जाना आपने डिफाइनिंग सेक्शन तोड़ दिया तो पेनल्टी आप पे अट्रैक्ट ही नहीं करेगी। सो आपको उन इंग्रेडिएंट्स का नहीं पता, आप जरा नहीं तैयार कर सकते, आप क्रॉस नहीं कर सकते। एक प्रोसिक्यूटर, एक कंप्लेनेंट काउंसिल गवाह तैयार नहीं करवा सकता कि उसने किन किन फंडामेंटल एलिमेंट्स को कहना। और ट्रस्ट मी, जब आप इतना माइक्रोस्कोपिकली ट्रायल को ऑपरेट करते हैं ना, तो जो फाइनल आर्ग्यूमेंट करता है उसका नशा ही और है। आप अपनी महारत अदालत को दिखाते हो। सर आप जरा 489F में देखें, वो लोन की बात कर रहा है, मेरा गवाह कैटेगोरिकली कह रहा है कि जी मैंने इसको उधार पैसे दिए थे, बैंकिंग चैनल के जरिए दिए थे, इसने मुझे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, मेरा गवाह ये बात कर रहा है। और इसी तरह रोल स्विच करो, जाओ डिफेंस की साइड पे। सर मुझे बताएं, ये तो लोन की बात करता है, ऑब्लिगेशन की बात करता है, चीफ पढ़े मेरी जरा कहां पे इसने ये बात की, ये लोन। सो दीज आर द थिंग व्हिच मैटर्स द मोस्ट। सो एज अ यंग अटर्नी घोल के पी जाओ इन डिफाइनिंग सेक्शंस को, कि मैं पूछूं थेफ्ट क्या है तो थेफ्ट बताओ, मैं पूछूं रेप क्या है तो आपको पता हो रेप क्या है, मैं पूछूं कत्ल क्या है तो आपको पता हो कत्ल क्या है, डकैती, चोरी। अभी हम इन चीजों पे आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, आपको बताऊंगा कि इसको मैं किस तरह इनके साथ खेलता हूं। बट हैविंग सेड दैट, सो ये आपको इन सेक्शंस का पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर रहा मियां साहब के साथ 489F पे। ऑल्दो हमने इसको डिस्कशन फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड भी किया, सो यू कुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफाइनिंग सेक्शन ऑफ पीपीसी, जो कि यूजली निगलेक्ट कर दिए जाते हैं लॉ स्कूल में भी और प्रैक्टिस में भी। और पर्पस हमारे सीरीज़ का यही है कि आपको बताया जाए कि किस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है अपनी प्रैक्टिस के अंदर। इससे मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू ड्रॉप डाउन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल कम अगेन विद अ न्यू सीरीज और न्यू चैप्टर ऑफ द पीपीसी और न्यू सेक्शन, ताकि आपकी इस सीरीज़ को कंप्लीट किया जा सके। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।